वेलकम गाइज, जेके लॉन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेके लॉन जॉब चैनल को और पाते रहे नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम। सो गाइज, ये जो हमारे इंट्रेंस एग्जाम है नर्सिंग फार्मेसी पैरामेडिकल के, तो इनके प्रिपरेशन के लिए हमें एमसीक्यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, जाके उनको भी देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो चलते शुरू करते हैं। यकृत में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य पदार्थों से ग्लूकोज का निर्माण ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। ध्यान रखना कि लीवर में कार्बोहाइड्रेट के अलावा अन्य पदार्थों से अगर ग्लूकोज का निर्माण होता है ना, तो उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ टर्म है, ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लूकोजेनेसिस और ग्लूकोलाइसिस होता है अलग, मतलब उसमें टूटना होता है, इसका उल्टा होता है। तो ये कुछ टर्म है जो कि आपको याद रखनी है, अक्सर पूछ लिया जाता है कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, ग्लूकोज के निर्माण को लेकर और टूटने को लेकर। ठीक है, आपकी बुक में दिया हुआ है, आराम से देख लेना। अगला है हमारा कुप्पर कोशिकाएं मृत आरबीसी को, कुप्पर कोशिकाएं होती है ना जो मृत आरबीसी को बिलिरुबिन और बिलिरुबिन में बदल देती है। कुप्पर कोशिकाएं होती है जो हमारी मृत आरबीसी होती है, डेड आरबीसी होती है, उनको बिलिरुबिन और बिलिरुबिन में बदल देती है। ठीक है, अगला है हमारा लाइसोजाइम एंजाइम का कार्य जीवाणु को नष्ट करना है, क्योंकि यह कोशिका भित्ति को तोड़ देता है। लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है, जो कि आंसू में भी पाया जाता है। और इस प्रकार की आप चीज़ें आपको याद रखनी है, आपके लिए एक बड़ी मेहनत से तैयार की है फॉर्मेट। ठीक है, क्योंकि आपके लाइक बहुत ज़्यादा आ रहे थे, सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और मेरे को पता है किसी प्रकार आप सपोर्ट करेंगे, टेंशन बिल्कुल भी ना। इसका PDF मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से लिंक पे आप जाके उसको प्राप्त कर लेना। ठीक है, अगला है हमारा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसको। रेनिन एंजाइम दूध को दही में बदल देता है। जो हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो होती है, जहाँ पर डेयरी होती है, वहाँ पर इसी एंजाइम का यूज किया जाता है, रेनिन का, दूध से दही बनाने में। ठीक है, अगला कमेंट है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन अमाशय में नहीं होता है, स्टोमक में नहीं होता है। ठीक है, अलग अलग जगह पर हमारी अलग अलग चीज़ों का पाचन होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का अलग जगह, प्रोटीन का अलग जगह, वसा का अलग जगह ना, जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मिठास चीज़ें होती है, उसका डाइजेशन मुंह में हो जाता है, बहुत सी ग्लूकोज वगैरह को। ठीक है, जो हमारा फैट होता है उनका आपको पता है कि पीट के थ्रू स्टोमक में होता है। ठीक है, और हमारे जो मेडिसिन होते हैं इन सब का ऑब्जर्वेशन यही होता है। चलते आगे, विटामिनों का शरीर में पाचन नहीं होता है, यह सीधे ही शरीर में अवशोषित हो जाती है। हमारे जो विटामिन होते हैं इनका पाचन नहीं होता है, ध्यान रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बात है बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, चलते आगे, विटामिन B12 आरबीसी निर्माण में सहायक है, तभी तो विटामिन B12 साइनोकोबालिन इसको बोलते हैं। ठीक है, साइनोकोबालिन, क्योंकि इसमें कोबाल्ट का तत्व पाया जाता है विटामिन B12 में। ठीक है, चलते आगे, जठरीय रस में इंट्रिंसिक कारक होता है जो विटामिन B12 के अवशोषण में सहायक है। हमारा जो जठरीय रस है उसमें क्या होता है, इंट्रिंसिक कारक होता है जो विटामिन B12 के अवशोषण में सहायक है। अतः इंट्रिंसिक कारक नहीं होने पर क्या होगा, आरबीसी की कमी हो जाएगी, अतः एनीमिया हो जाएगा। कौन सा, पार्निशियन एनीमिया रोग हो जाएगा। क्योंकि विटामिन B12 का काम क्या है, इंट्रिंसिक कारक होता है, हमारे जठरस में विटामिन B12 के अवशोषण में सहायक है। विटामिन B12 का अवशोषण नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, आरबीसी कमी हो जाएगी और एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, तो बायोलॉजी में ऐसी चीज़ें एक दूसरे को इफेक्ट करती है। चलते आगे, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालिन है, जैसे कि मैंने पहले बोल दिया था। एसिल की कमी से कब्ज होता है, जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसका हमारे जो फूड है उनका डिटॉक्सिफिकेशन अच्छी तरीके से नहीं होगा। गैस्ट्रिन हार्मोन जठरस के स्राव को प्रेरित करता है, गैस्ट्रिन हार्मोन जठरस के स्राव को प्रेरित करता है। ये सिंपल सी, मतलब कितने दिनों तक मैंने किताबें पढ़ी, कितने दिनों तक क्या क्या चीज़ें पढ़ी, उनसे जो निष्कर्ष निकला ना वो मैंने यहाँ आपके सामने लिख दिया है एक लाइन में, बड़ी मुश्किल से, बहुत मेहनत है इसके पीछे। ठीक है, तभी तो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जो नर्सिंग पैरामेडिकल और यानी कि मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है ना, कोई भी एग्जाम हो उसको प्रोवाइड करा देना प्लीज़। पीतरस एक दिन में 500 से 1000 मिलीलीटर स्रावित होता है। एक दिन में कितना होता है, 500 से 1000। ठीक है, पीतरस किससे होता है, गोल ब्लैडर से सिगरेट होता है कि नहीं।
सही बात है क्या? ये मैंने गलत बात बोली है, फ्लो में आपने हाँ भी कर दिया होगा। पीतरस जो होता है इसका सिग्रेशन मैंने बोला कि गोल ब्लेडर होता है, क्या ये सही बात है? जी बिल्कुल नहीं, बोल गलत बात है, ठीक है। इसका सिग्रेशन गोल ब्लेडर से नहीं होता, इसका सिग्रेशन होता है लीवर से, ठीक है। लीवर से इसका सिग्रेशन होता है। गोल ब्लेडर में तो ओनली इसका स्टोरेज होता है, यानी कि संग्रहण होता है बस। सिग्रेशन तो लीवर से ही होता है। अगर मान लो गोल ब्लेडर को हटा दिया जाए ना, तो भी पीतरस का सिग्रेशन तो होता ही रहेगा, क्योंकि लीवर से होता है। ये तो बस उसको कंट्रोल करता है, स्टोरेज करता है। एक थैली होती है पीत की, उसमें भरा रहता है, ठीक है। तो इसका सिग्रेशन लीवर से होता है पीतरस का, ध्यान रखना। ऐसे कंपटीशन एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर दिया जाएगा कि पीतरस का सिग्रेशन किससे होता है। तो सबसे पहले पित्ता से दिया होगा, फिर लीवर, फिर अग्ना से स्टोमक, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, फ्लो में गलत करके मत आ जाना प्लीज़, ठीक है। मल का रंग भूरा स्ट्रकोविलियन से होता है, ठीक है। चलते आगे, यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। कोलेसिस्टोकाइनिन को कौन कौन जानता है? कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन ग्रहणी के म्यूकोसा स्तर से स्रावित होता है, जो पीतरस का नियंत्रण करता है, ठीक है। कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो है ग्रहणी के म्यूकोसा स्तर से स्रावित होता है, ठीक है। अगला है हमारा, अग्न्यासिरस की मात्रा 500 से 800 मिलीलीटर पर डे होती है, और पीतरस की कितनी होती है? 1000, ठीक है। और इसकी 500 से 1000। अग्न्यासिरस का पीएच कितना होता है? 8 होता है। और इस सेल का भी याद रखना आप। सभी जीवों में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन है, ठीक है। क्या है? ट्रिप्सिन। सबसे पुराना एंजाइम कौन है? वो भी ट्रिप्सिन ही है, ठीक है। ग्रहणी के म्यूकोसा स्तर में पेक्रोजाइमिन और सिक्रेटिन हार्मोन स्रावित होता है। ग्रहणी के म्यूकोसा स्तर में लेयर होती है ग्रहणी की, ठीक है। थोड़ा सा उनको ध्यान रखना। अग्न्यासिरस को नेक सहायक है, ठीक है। चलते आगे, हीलियम के म्यूकोसा स्तर में, हीलियम जो होता है ये आंत का भाग है, हीलियम के म्यूकोसा स्तर से एंटेरोकाइनिन व डुओकाइनिन हार्मोन स्रावित होता है, जो आंतरिक रस को नियंत्रित करता है। हमारा जो ये लास्ट पार्ट होता है हमारा छोटी आंत का, ठीक है, हीलियम हीलियम देखा होगा ने। हमारे शरीर में कितनी होती है? 639 पेशियाँ पाई जाती है, 639 पेशियाँ पाई जाती है, और हड्डियाँ 206, ठीक है। पेशियों की बात करें तो कितनी पाई जाती है? 639। सिंपल सी बात है, 3 का पार्ट आता है, तीन से 3 तीनों, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। 317 पेशियाँ जोड़क रूप में पाई जाती है, जिसमें 317 का तो क्या होता है? पैर होता है, ठीक है। और 5 पेशियाँ बिना जोड़ों के, ठीक है। और पीठ में 180 पेशियाँ पाई जाती है। हमारे जो बैक है उसमें कितनी पाई जाती है? 180, ठीक है। फिर एब्डोमेन में, पेट में कितनी होती है? 15 पेशियाँ पाई जाती है, ठीक है, पेट में। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेडिकल फील्ड में, तब आप अच्छे से पढ़ना है, इनको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, पेशियों वगैरह सब के बारे में, ठीक है। मायोग्लोबिन के कारण पेशियों का रंग क्या होता है? गहरा लाल होता है। किसके कारण? मायोग्लोबिन के कारण पेशियों का रंग क्या होता है? गहरा लाल होता है। और ब्लड का रेड किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, एक दूसरे को कंपैरिजन से जल्द याद होता है। थोड़ा सा पेशियों को चित्र में दिखा देता हूँ, ये देखिए, इस प्रकार की हमारी पेशियाँ होती है। ओरिजिन होता है यानी कि उद्भव होता है, और इसका निवेशन यानी कि एंड पॉइंट भी होता है, ठीक है। और यह आप देख सकते हो कि यहाँ से कंकाल और उत्तक जुड़े हुए होते हैं। चलते आगे, जिस पेशी में मायोग्लोबिन की कमी होती है उसमें थकान जल्दी होती है, यह हल्के लाल रंग की होती है। सही बात है, मायोग्लोबिन की जिसको थकान होती है ना, समझो उसमें मायोग्लोबिन की कमी है। पेशियाँ पेशी तंतु या पेशी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। पेशियाँ पेशी तंतु और पेशी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। एनसीईआरटी का 11th का चैप्टर है, वहाँ पर अच्छे से और समझाया हुआ है, ठीक है। एसिटाइकोलिन का उत्पादन पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ठीक है। एसिटाइकोलिन का उत्पादन पेशियों में कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। देखो, अगर आपका अच्छा सपोर्ट आता है, अच्छा कमेंट आता है ना, तो इस प्रकार की वीडियो तो आपको मिलते रहेंगे, अच्छे व्यू आते हैं तो, ठीक है। तो आपका सपोर्ट चाहिए बस। वह अगला है हमारा, वह कोशिकाएं जो जीवन के समस्त कार्य कर सकते हैं उसे अकोशिका कहते हैं, ठीक है। चलते आगे,
वह कोशिका जो जीवन के समस्त कार्य पढ़ लिया हमने। सबसे पहले उत्तक सिलेंट्रेटा के जंतुओं में देखा गया था। सबसे पहले टिश्यू जो है सिलेंट्रेटा के जंतुओं में देखे गए थे। सबसे पहला अंग प्लेटीहेल्मिंथेस में देखा गया, ठीक है। और सबसे पहला तंत्र किसमें देखा गया? एस्के हेल्मिंथेस में देखा गया। बड़ी मुश्किल से खोज है क्वेश्चन, चाहे तो आप इसको लिख लो, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है इसका PDF ले सकते हो, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, इसका PDF ले लेना है पूरा पढ़ने के बाद, ठीक है ना। आपका सपोर्ट चाहिए, लाइक व्यू बस। शरीर का सबसे बड़ा अंग स्किन है, त्वचा है। अतः त्वचा, आप तो इतना से याद रख लो कि सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है बॉडी का, तो है त्वचा, ठीक है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ पोरीफेरा सिलेंट्रेटा में आहार नाल नहीं पाई जाती, ठीक है। सबसे पहले आहार नाल प्लेटीहेल्मिंथेस में देखी गई थी, ठीक है। चलते आगे, ये हमारा एंड पॉइंट हो गया शायद। सो ये 6 पेज है, और चाहे तो आप इसको ले सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको इजीली गेन कर सकते हो। और ये जो क्वेश्चन है इनकी ग्रेडिंग बहुत अच्छे से की है मैंने, प्रिपरेशन का लाइक छोड़ा है कि क्वेश्चन इन्हीं में से बनेगा, ठीक है। और NCERT को जितना हो सके फॉलो कीजिए, और इस प्रकार के क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन, तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, PDF आप जाके देख सकते हो। अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है ना, उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन दे दिया है, पार्ट 2 का। पार्ट फर्स्ट का नहीं, 2 का। पार्ट तो मैंने ऑलरेडी इसी चैनल में अपलोड किया था, बट वो 2 था जो साइंस एमकेएस में कर दिया था, तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, पार्ट 2 को भी देख लो, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए।